Greetings to everyone. Welcome all to प्रद्युम्न क्लासेस। तो साथियों, आइए आज हम विकास के सिद्धांत और प्रक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो तथ्य दिया गया है उसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वह गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी जब बालक गर्भ में होता है तब से विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और जो मृत्यु पर्यंत तक संचालित होती रहती है तथा लगातार, या हम इसको कहें कंटिन्यूअस, सतत रूप से यह कार्य चलता रहता है। विकास विभिन्न परिवर्तनों का क्रम है। इसका तात्पर्य ये है कि डेवलपमेंट में बहुत सारे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं और बदलाव के फलस्वरूप उनमें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या व्यवहार से संबंधित बहुत सारे बदलाव आते हैं या परिवर्तन होते हैं। विकास एक निश्चित नियम के अनुसार संचालित होते हैं। निश्चित नियम का अर्थ है कि एक प्रकार का जो नियम है जिसके अनुसार ही विकास की दिशा या फिर उसकी क्रिया संचालित होती रहती है, जिन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार, जिसके अनुसार विकास की क्रिया संचालित हो रही है, उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। तो नियम ही सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के अनुसार आकारिकीय और व्यावहारिक परिवर्तनों के आधार पर विकास होता है। इसका तात्पर्य यह है, आकारिकी का मतलब होता है फिजिकली या शारीरिक रूप से, या जिसमें वृद्धि होती है। आप देखेंगे कि शरीर में बहुत सारी वृद्धियाँ होती हैं, उनके अंगों में वृद्धियाँ होती हैं। तो आकार में, शेप एंड साइज में, लंबाई में, मोटाई में इत्यादि परिवर्तन होता है, तो उसे हम आकारिकीय परिवर्तन कहेंगे। उसी प्रकार से व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। उनके गुणात्मक स्वरूप में, बालक के गुणात्मक स्वरूप में परिवर्तन होता है, आचार व्यवहार में परिवर्तन होता है, मानसिक रूप से परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को व्यवहारिक परिवर्तन कहेंगे और विकास के तहत ये दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। आइए हम देखें कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि मस्तकाधोमुखी विकास क्रम होता है। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस। इसमें शारीरिक विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। तो इस प्रकार के जो विकास होता है जिसमें उसकी दिशा निर्धारित हो जाती है, उसमें जो शारीरिक विकास होता है वो पहले सिर की ओर होता है, फिर उसके बाद नीचे स्तर पर पैर की ओर होता है। इसको हम हेड टू टो भी कह सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। पहले सिर में विकास होता है, हेड में विकास होता है। इसके तहत उनकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो डेवलप होते हैं और जो ब्रेन का भाग है वो डेवलप होता है। तो शारीरिक रूप से इसमें जो अवयव होते हैं वो डेवलप होते हैं। फिर किस में डेवलपमेंट होता है? बॉडी ऑफ ए पर्सन। बॉडी ऑफ ए पर्सन का तात्पर्य है कि बीच का भाग, शरीर का बीच का भाग, या फिर हम उसको धड़ भी कह सकते हैं। उसको हम धड़ भी कह सकते हैं, धड़ भी कह सकते हैं। और जब बीच का पोर्शन डेवलप हो जाता है, फिर हाथ डेवलप होता है, हैंड का डेवलपमेंट होता है। हाथ की जितने भी शारीरिक
जो रचनाएं हैं वो डेवलप होती हैं। फिर उसके पश्चात अंत में फुट यानी पैर की दिशा में डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो एक एक इस प्रकार से एक दिशा में विकास की क्रिया होती है। यदि हम इसको समयावधि में अध्ययन करने की कोशिश करें कि कितने समय में कौन सा भाग डेवलप होता है, तो हम देखें कि एक सप्ताह में बालक के सिर की गतिविधि प्रारंभ हो जाती है, यानी सिर का हिलाना डुलाना ऊपर नीचे करना प्रारंभ हो जाता है। तो सिर से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। उसी प्रकार हम 3 माह में देखें तो आँख की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है, आँख में मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है, जैसे पलकों का झपकाना इत्यादि और इधर उधर देखना। इस प्रकार की गतिविधियां 3 माह में प्रारंभ हो जाती हैं। 6 माह में हम देखें तो हाथ की गतिविधि प्रारंभ हो जाती है, हाथ को हिलाना डुलाना, उंगलियों को चलाना, इस प्रकार की गतिविधि प्रारंभ हो जाती है। 9 माह में देखें तो बैठने की गतिविधि प्रारंभ हो जाती है। 9 माह में बैठने की, यानी जो बालक होता है वो बैठना प्रारंभ कर देता है 9 माह में। 1 वर्ष में बैठकर इधर उधर चलना प्रारंभ कर देता है, या जिसको हम कहते हैं कि वो घसीटना प्रारंभ कर देता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो घूमना फिरना बैठे ही अवस्था में प्रारंभ कर देता है। तो वो सरकना फिरना इस प्रकार की क्रियाएं करता है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। उसी प्रकार हम देखें 1 वर्ष के पश्चात पैर से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हो जाती है। फिर बच्चा पैर के माध्यम से चलने फिरने की कोशिश करता है और वो किसी की सहायता से लेकर के भी वो खड़े हो सकता है, जैसे अपने संबंधियों का, माता पिता का सहारा लेकर के वो खड़ा हो जाता है, दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है, कुर्सी टेबल के सहारे वो खड़े होने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो शारीरिक विकास होता है वो उसकी एक दिशा निश्चित होती है। फिर हम देखें केंद्र तथा केंद्र से दूर, इसका मतलब है कि इसमें भी दिशा निर्धारित, पहले केंद्र की ओर विकास होगा, यानी जो बॉडी होता है, शरीर होता है, उसके पहले सेंट्रल पोर्शन पर विकास होता है या धड़ संबंधी विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद केंद्र से दूर, फिर जो केंद्र से दूर है यानी धड़ से दूर है, हाथ पैर है, वो प्रारंभ हो जाता है। तो पहले जो सेंट्रल चीज़ें हैं वो विकसित होती हैं, बाद में फिर सेंट्रल से दूर के जो सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो सेंटर एंड अवे फ्रॉम सेंटर, ये भी एक दिशा निर्धारण वाला सिद्धांत है। फिर हम देखें शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है, फिर केंद्र से दूर के भागों में होता है। तो इसका वही मतलब है कि जितना भी शारीरिक विकास होगा वो पहले सेंट्रल पोजीशन पर होगा, फिर बाद में सेंटर से दूर के स्थानों पर विकास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप सभी अवगत हैं कि संसार में कोई भी जो वस्तु है या फिर हम प्राणी हैं उसका हम बारीकी से अवलोकन करेंगे, या फिर हम अपने आसपास के जंतुओं को देखने का प्रयास करें, या फिर हम अपने ही समाज के लोगों को देखने का प्रयास करें, तो आप ये पाएंगे कि सभी में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं। बालकों के विकास में भी भिन्नता पाई जाती है। तो जब सब में भिन्नता पाई जाती है, आप देखेंगे कि एक जो मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य के समान कभी नहीं हो सकता, या तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अलग प्रकार की होगी, या फिर उसके व्यवहार करने का तरीका अलग होगा, या फिर उसके शारीरिक संरचना में भिन्नता पाई जाएगी। तो जब इतनी सारी भिन्नताएं किसी व्यक्ति पर पाई जाती हैं तो ये बालक में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। बालकों के इस प्रकार विकास में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं।
शारीरिक रूप से बालकों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है और उनके विकास में भी उसी प्रकार से भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नताएं शारीरिक स्थिति के कारण हो सकती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी बनावट, शारीरिक रचना के कारण भी भिन्नताएं हो सकती हैं। मानसिक, जैसे उनके संवेगों को ग्रहण करने का, उसके स्मृति स्तर पर या स्मरण करने की शक्ति पर, उनकी योग्यता पर, उनके प्रदर्शन के स्तर पर ये भिन्नताएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जिस समाज में बालक रहता है, जिस समाज के अंदर, जैसे परिवार है या मोहल्ला है, आस पड़ोस है, देश काल परिस्थिति कह सकते हैं, उसके अनुसार भी बालकों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि जो सांस्कृतिक पक्ष है वो भी, उसके कारण भी बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे रीति रिवाज, परंपरा है और उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा है, इसके कारण भी बालकों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। परिवेश भी है, वातावरण के अनुसार जिस प्रकार के क्षेत्र में बालक निवास करता है, उस क्षेत्र के वातावरण के अनुरूप भी बालकों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठंड प्रदेश के बालकों में जो व्यवहार होगा या उनकी संरचना होगी या उनका कलर होगा वो अलग प्रकार का होगा, और गर्म देश के बालकों का आकार प्रकार अलग होगा, तो उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास की दर भी कभी कभी तीव्र होती है और धीमी भी होती है और सामान्य भी होती है। तो तीव्र, जब आप देखेंगे कि जो बालक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो विकास की दर तीव्र होती है और बीच में धीमी होती है और उसके बाद या फिर सामान्य होती है और अंत में धीमी भी हो जाती है, अत्यधिक धीमी हो जाती है, जिसको हम मंद भी पड़ जाना कह सकते हैं। तो तीव्र, धीमी और सामान्य तीनों प्रकार की दशाएं मिलती हैं। अलग अलग कार्यक्षमता होती है, सबके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कार्यकुशलता, सब में स्किल्स होता है, कौशल होता है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई बालक है वो जल्दी से बोल लेता है और कुछ जो बालक होते हैं धीरे से बोलते हैं, कुछ जल्दी लिख लेते हैं, कुछ अपने भावों को जल्दी व्यक्त कर लेते हैं। कोई कार्य है वो भी वो जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन दूसरे बालक कुछ मंद गति से करते हैं। इसी प्रकार योग्यताओं के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये सब भिन्नताओं को ही हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर आइए हम देखें विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। इसका क्या अर्थ है? बालक में विकास का क्रम निश्चित होता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि विकास का क्रम निश्चित होता है तथा बालक जिस क्रम से आगे बढ़ता है उसे वह जीवन में कायम रखता है जब तक कि उसकी संभावना होती है। इसका पूरे का तात्पर्य ये है कि बालक का जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है। इसका मतलब है कि यदि उसने किसी प्रकार का विकास करना प्रारंभ किया है प्रारंभिक अवस्था में, तो वो निरंतर प्रोग्रेसिव स्टेज में होता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि बोलना वो सीख रहा है बालक प्रारंभिक अवस्था में, तो वो क्रम धीरे धीरे उसका विस्तार होता चला जाएगा, यानी वो उसकी में कुशलता की वृद्धि होते जाएगी। वो और भी तेज़ी से उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएगा और फ्लुएंट बोलने को सीख जाएगा। यदि किसी बालक की लंबाई शुरू से ही बढ़ रही है तो वो उसको कायम रखता है और एक निश्चित अवस्था तक वो लगातार बढ़ते रहता है। तो ये इसका मतलब है कि ये क्रम चलता ही रहेगा जिस क्रम में उसने विकास करना प्रारंभ किया है। तो विकास क्रम का सिद्धांत का मतलब है कि एक निश्चित क्रम में उनके जो व्यवहार हैं, गुण हैं, वो उसमें परिवर्तन होता रहता है।
फिर हम देखें निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। विकास की दर में परिवर्तन अवश्य होता है, परंतु विकास सतत रूप से चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि विकास की दर में परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया कि वो तीव्र भी हो सकता है और धीमी भी हो सकती है, और अंत में हम देखेंगे बहुत धीमी हो सकती है, कुछ सामान्य अवस्था में भी चल सकती है। तो ऐसे विकास की दर में परिवर्तन होते रहता है, लेकिन यह विकास की जो प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है, कंटिन्यू चलते रहती है। बालक का विकास जब से वो गर्भ में रहता है तब से लेकर वह मृत्यु अवस्था तक उसका जो विकास है वो चलते ही रहता है। तो ये भी एक सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत। फिर हम आते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। आइए इसको समझते हैं। समान प्राणी में, समान प्राणी का मतलब है कि एक ही जाति, एक ही प्रजाति, स्पेसिस कहना चाहिए, है ना, एक ही प्रजाति के प्राणी में विकास की दर समान तरीके से होती है। यानी कोई भी जो प्राणी है, चाहे वो या जीव जंतु है, वो एक ही जो समूह का है। मान लो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जितने भी हमारे जातीय प्रजातियां हैं, सभी में विकास की दर समान रूप से हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में आवासी हो, किसी भी क्षेत्र का आवासी हो, कहीं पर भी रहता हो, वो पृथ्वी के किसी भी भाग पर रहता हो। लेकिन यदि मनुष्य जाति के बारे में हम कह रहे हैं तो वो उसमें विकास एक समान होगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको एक उदाहरण से समझें, मान लो कोई भारत में रहता है, कोई भारत में रह रहा है, तो और कोई विदेश में रह रहा है, कोई व्यक्ति विदेश में रहता है या फिर निवास करता है, तो दोनों में जो विकास की दर है वो समान रूप से चलेगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी का जो हेड है वो भारत में विकसित हो रहा है, तो विदेश में भी हेड का विकास होगा। हाथ का विकास भारत में हो रहा है तो हाथ का विकास विदेश में भी होगा। पैर का विकास भारत में हो रहा है तो पैर का विकास भी आपका विदेश में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर का विकास भारत में हो रहा है और पैर का विकास विदेश में हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल समान रूप से उसके जितने भी शारीरिक अंग हैं वो सब एक समान दर से उस जाति या प्रजाति के प्राणियों में एक दर से ही संचालित होगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। फिर हम देखें विकास की गति का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ द स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट। विकास की दर सदैव एक समान नहीं चलती, उसमें बदलाव होते रहता है। इसका तात्पर्य क्या है? हमने उस समय क्या कहा था कि चाहे वो कहीं भी रहे लेकिन उनमें एक जाति या प्रजाति में उसी प्रकार का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, विकास की दर सदैव एक समान नहीं चलती, उसमें बदलाव होता रहता है। तो यही मतलब है कि कभी वो तीव्र होती है, यानी प्रारंभिक अवस्था में जब बालक भ्रूण अवस्था में होता है तो उसमें तीव्र गति से विकास होता है, उसका जो शारीरिक है मानसिक है विकास होते रहता है तीव्र गति से। बाद में यह मंद हो जाता है जब वो प्योर मैच्योर हो जाता है। जब वो मैच्योर होने लगता है तो उसकी गति मंद पड़ जाती है और लास्ट में ओल्ड एज में बिल्कुल मंद हो जाती है। तो इस प्रकार हम इस विकास की गति के सिद्धांत को समझ सकते हैं। फिर हम देखें परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में परस्पर संबंध होता है तथा सभी तरह के विकास एक साथ चलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अंगों के विकास के साथ साथ उनके व्यवहारिक गुणों का भी विकास होते रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास में संबंध होता है। जैसे
हम ये देखें हाथों का विकास हो रहा है तो हाथ के स्किल्स का भी विकास प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप पैर का विकास हो रहा है तो चलने के कौशल में भी विकास होगा। ठीक है, दौड़ने के कौशल में भी विकास होगा। यदि मस्तिष्क का विकास हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो उसके सोचने समझने और स्मरण करने के कौशल में भी विकास होगा। तो दोनों में परस्पर संबंध होता है, यानी जिस अंग का विकास हो रहा है तो उससे संबंधित व्यवहार यानी कौशल का भी विकास होगा। फिर हम देखें वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि माता पिता में जितने भी गुण होते हैं वह उनके संतानों में हस्तांतरित हो जाता है। उसी प्रकार पूर्वजों के जो गुण होते हैं और वो भी माता पिता के द्वारा उसके बाद संतानों में हस्तांतरित हो जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है और इसका अर्थ ये है कि जो माता पिता का गुण होता है उसके कारण बालक के विकास में भी प्रभाव पड़ता है। उस प्रकार के गुणों का संचरण होता रहता है। तो विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम यानी पूर्वजों के गुण उनकी संतानों में हस्तांतरित होते हैं। इसी प्रकार वातावरण का भी प्रभाव उसके विकास में पड़ता है। जिस वातावरण में रहेगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वातावरण में बालक रहेगा तो उसका भी विकास उसके शारीरिक और मनोभावना और मानसिक पर पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार विकास बालकों में होता है। फिर हम देखें सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। शारीरिक और मानसिक विकास क्रमशः सामान्य से विशेष की ओर होता है। जैसे हाथ हिलाना, तो इसका मतलब क्या है कि जो शारीरिक है और मानसिक विकास का जो होता है पहले सामान्य दिशा में होता है विकास, फिर उसके कौशलों की दिशा में या फिर स्पेसिफिक जो उस अंग का कार्य है उस दिशा में होता है। जैसे हाथ का जो कार्य है उस दिशा में उसका प्रोग्रेस होता जाएगा। तो जैसे हाथ का कार्य है हिलाना, तो पहले हाथ का डेवलपमेंट हुआ शारीरिक, फिर हिलाने का डेवलपमेंट हो रहा है। पैर चलाना, फिर उंगलियों को संचालन करना, कंट्रोल करना इत्यादि होता है। इसी प्रकार संवेदी अंगों की भी सक्रियता होती है। यदि आप देखेंगे कि मस्तिष्क डेवलप हो रहा है तो फिर संवेगों को ग्रहण करने की क्षमता का भी विकास होता है, स्मरण करने की भी क्षमता का विकास होता है। तो शारीरिक के बाद जो मानसिक है वो एक स्पेशल डायरेक्शन में उसका डेवलपमेंट होता है। फिर हम देखें विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, विकास की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसको हम कुछ बिंदुओं के तहत अध्ययन करें और फिर से हम देखें कि क्या विकास के अंतर्गत क्या क्या होता है। नए नए गुण उत्पन्न होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि उसकी क्वालिटीज़ में यदि हम देखेंगे तो क्वालिटी में भी चेंजेस होते हैं। न्यू क्वालिटीज़ एराइज, तो नए नए गुणों का उत्पादन होता है या फिर उसमें विकास होता है, नए बदलाव होते हैं। देयर आर न्यू चेंजेस, आकारों में अनियमित बदलाव होते हैं। तो सभी जो ऑर्गन होते हैं उनमें अलग अलग बदलाव होते हैं। जैसे सभी अंगों में समान विकास नहीं होता है। जैसे हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका आकार अलग होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा तो उसका आकार अलग होगा, ठीक है। उसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो उसका जो कार्य और आकार अलग होगा।
तो आकारों में अनियमित बदलाव होते हैं और विकास होते चला जाता है। देयर आर इरेगुलर वेरिएशंस इन सेप्स। तो शरीर के सभी अंगों में अलग अलग बदलाव होते हैं। सतत एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें परिवर्तन क्रमिक होता है। जैसे हमने बताया कि जो बदलाव होते हैं वो प्रोग्रेसिव स्टेज में होते हैं। पहले कम विकास होता है, फिर बाद में उसमें तीव्रता होते चले जाती है और कौशलात्मक जो होते हैं बदलाव वो बहुत तेज़ी से दिखने लगते हैं। यह प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह हमेशा प्रगति की ओर बढ़ता रहता है जब तक कि वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचता है। तो इट इज़ ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस। परिवर्तनों में आपसी संबंध होता है। यह हमने आपको समझाया कि यदि शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें आपसी संबंध होता है। देयर इज़ ए म्यूचुअल रिलेशनशिप इन द चेंजेस। वंशानुक्रम के अनुसार परिवर्तन होते हैं। ये भी हमने आपको बताया कि हेरिडिटी के कारण माता पिता के जो गुण होते हैं वो संतान की ओर स्थानांतरित होते हैं। चेंजेस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस। वातावरण के अनुसार भी परिवर्तन होते हैं। ये भी हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। चेंजेस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। शारीरिक परिवर्तनों को हम देख सकते हैं और गुणात्मक परिवर्तनों को हम महसूस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। शारीरिक परिवर्तनों को जैसे कि हम शरीर के बनावट है, उसके आकार हैं, शेप एंड साइजेस हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन उसका गुणात्मक उनके जो व्यवहार से संबंधित विकास है उसको हम नहीं देख पाते हैं, बल्कि हम महसूस कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बालक पहले व्यवहार करता है और बाद में उसका क्या व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसका हम आकलन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं और उसके बाद हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो शारीरिक परिवर्तनों को तो मापा जा सकता है, लेकिन गुणात्मक को हम आकलन कर सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बालक में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ है। वी कैन सी फिजिकल चेंजेस एंड वी कैन फील क्वालिटेटिव चेंजेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम देखें प्रारंभ में बदलाव रचनात्मक होते हैं जो परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। जब बालक भ्रूण अवस्था में होता है तो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत सारे बदलाव, शारीरिक बदलाव आते रहते हैं, बनते रहते हैं। सेल्स की संख्या में वृद्धि होते रहती है, अंगों की संख्या में वृद्धि होते रहती है और जो परिपक्वता की ओर ले जाते हैं तथा बाद में विनाशात्मक होते हैं। बाद में सभी गुण, उसके व्यवहार गुण और कार्य करने की क्षमता है, जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो उसमें वो फिर विघटन के रूप में प्राप्त होते हैं। इनिशियली द चेंजेस आर कंस्ट्रक्टिव लीडिंग टू मैच्योरिटी एंड लेटर दे आर डिस्ट्रक्टिव। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। तो साथियों, आपने ये जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है और आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक टू ऑल ऑफ यू।